हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रात के 8:05 हो चुके हैं और समय हो चुका है मध्यकालीन भारत के इतिहास पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से आ जाइए चैनल पर और लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि द सक्सेस माइंड एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को हर रोज़ प्राप्त करते हैं। और ये जितने भी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे, अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। साथ ही साथ अगर आप किसी बनने वाले प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, अब जब प्यार दीजिए कि द सक्सेस माइंड आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक ज़रूर पहुंचाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार की गई है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस माइंड पे ही आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि हिस्ट्री के अंतर्गत हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो मध्यकालीन भारत में चल रहा है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, तारीख़े शेरशाही निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी। आपका विकल्प क्या है, अब्बास खान सरवानी, अमीर खुसरो, अलबरूनी, अब्दुल्ला। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि तारीख़े शेरशाही निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी। अब्बास खान सरवानी, अमीर खुसरो, अलबरूनी या फिर अब्दुल्ला। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। तो तारीख़ शेरशाही मुग़ल और दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण है। क्या है दोस्तों, ये जो तारीख़ शेरशाही है ये मुग़ल और दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण है। इसे अब्बास खान सरवानी ने लिखा था दोस्तों। इसके लेखक कौन हैं, अब्बास खान सरवानी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अमीर खुसरो की बात करें तो एक कवि और संगीतज्ञ थे। अलबरूनी इतिहासकार और विज्ञान लेखक थे। अब्दुल्ला की बात करें तो ऐतिहासिक लेखक थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि देवल और नीरून पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम निम्नलिखित में से किस ओर आगे बढ़ा था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि देवल और नीरून पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम किस ओर आगे बढ़ा। आपका विकल्प क्या है, रावर, सेहवान, मुल्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। द सक्सेस माइंड से जुड़िए, प्रश्नों को देखिए और प्रश्न आपके इस काबिल है कि वो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ केंद्रित करना होता है कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, किस तरह से आपको तैयारी करना है, किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो देवल और नीरून पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जिस ओर आगे बढ़ा था वो था मुल्तान। क्या था दोस्तों, मुल्तान की तरफ आगे बढ़ा था। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर हमला किया था। देवल नीरून पर विजय के बाद वो मुल्तान की ओर आगे बढ़ा, जो उस समय एक महत्वपूर्ण शहर था। रावर और सहवान के बाद मुल्तान का कब्जा करना उसकी उत्तर दिशा की सेना की योजना का हिस्सा थी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प। आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान घुरिड्स तेज़ी से सत्ता में आए। विकल्प है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या फिर 13वीं शताब्दी। बात समझ में आ रही है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान घुरिड्स तेज़ी से सत्ता में आए थे। विकल्प क्या है, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या फिर 13वीं शताब्दी। तो निम्नलिखित में से जिस शताब्दी के दौरान घुरिड्स तेज़ी से सत्ता में आए थे वो थे 12वीं शताब्दी। मोहम्मद गौरी और अन्य गुटों ने इस समय भारत और अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित की थी। 10वीं और 11वीं शताब्दी में उनकी सत्ता सीमित और स्थानीय स्तर की थी। तो 12वीं शताब्दी में घुरिड साम्राज्य का उदय हुआ था। कौन सी, 12वीं शताब्दी में। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सामाजिक समारोह जिसमें पार्टियां, कुलीन परिवारों के बीच विवाह आदि शामिल थे, सुल्तान की अनुमति के बिना नहीं हो सकते थे। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपका विकल्प क्या कह रहा है,
उसको ध्यान से सुनिएगा। विकल्प कह रहा है कि रईसों को शरिया कानून का पालन करने के लिए मजबूर करना, विद्रोहों के लिए एक निवारक उपाय, सल्तनत की गिरती अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, फिजूल खर्ची की जांच करना। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपसे पूछा जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। रईसों को शरिया कानून का पालन करने के लिए मजबूर करना, विद्रोह के लिए एक निवारक उपाय, सल्तनत की गिरती अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, फिजूल खर्ची की जांच करना। अलाउद्दीन खिलजी ने सामाजिक समारोह जैसे पार्टियों, विवाह आदि पर सुल्तान की अनुमति की शर्त लगाई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? राजपूत और अमीरों की फिजूल खर्ची को रोकना और आर्थिक नियंत्रण बनाए रखना। यह कदम राजस्व की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था। राजस्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिजूल खर्ची की जांच करना। तो यानी कि डी विकल्प सही माना जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने आगरा किला बनवाया था? निम्नलिखित में से किसने आगरे का किला बनवाया था? विकल्प है बाबर, शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने आगरे का किला बनवाया था? बाबर, शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर। प्यारे दोस्तों, आगरे के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरे के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। कब करवाया था? तो ये करवाया था 1565 से 1573 ईस्वी। ठीक है, 1565 से 1573 ईस्वी के बीच करवाया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना है? लाल पत्थर से। लाल पत्थर। ठीक है दोस्तों, लाल पत्थर से बना हुआ है और मुग़ल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। शाहजहाँ और जहांगीर ने किले में बाद में सुधार और परिवर्तन किए थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने आगरे का किले का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है प्यारे दोस्तों अकबर। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? विकल्प है अकबर के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहाँ के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण कुलीन और विश्वास पात्र, मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार और कवि। तो भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? प्रश्न बहुत ही अच्छा है प्यारे दोस्तों। प्रश्नों को पढ़िए, समझिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहासकार था। कौन था? शाहजहाँ के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहासकार। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वह शाहजहाँ के शासनकाल का एक इतिहासकार, आधिकारिक शाहजहाँ के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहासकार था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? जायसी की पद्मावत निम्नलिखित में से किस बोली और लिपि में लिखी गई है? अवधी और फारसी भाषा में, हिंदी और उर्दू भाषा में, फारसी और उर्दू भाषा में, या फिर अवधी तथा अरबी भाषा में। तो जायसी की जो पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत किस बोली और लिपि में लिखी गई है? अवधी फारसी, हिंदी उर्दू, फारसी उर्दू, या फिर अवधी अरबी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखी गई है और फारसी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, तो उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अवधी और फारसी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र और आधिकारिक दस्तावेजों के रूप में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान फिरोज शाह के शासनकाल के इतिहास के लिए एक अत्यंत मूल्यवान स्रोत है? कौन सा पत्र और आधिकारिक दस्तावेज है के रूप में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान फिरोज शाह के शासनकाल के इतिहास के लिए एक अत्यंत मूल्यवान स्रोत है? तुगलकनामा, किरान उज़ सादीन, इंशाए माहरू, तारीख़ फिरोज शाह। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? भाई दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही इसका सही उत्तर है
इंशा मारू। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा पहले दोस्तों, ठीक है। यह सत्यापन और शासन की समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने बादशाहनामा का संस्करण नहीं लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद अमीर खान काजनी, मोहम्मद वारिस, दीवान अली मोहम्मद खान। यानी निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने बादशाहनामा का संस्करण नहीं लिखा है दोस्तों, ठीक है। फटाफट से उत्तर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने बादशाह नामक संस्करण नहीं लिखा है? तो देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, मोहम्मद अमीर खान काजनी ने लिखा है, दीवान अली मोहम्मद खान ने लिखा है। पर मोहम्मद वारिस जो हैं इन्होंने क्या किया है, नहीं लिखा है बादशाह नामा का संस्करण। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजा ने तोमर सरदार से दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी? इसका पहले भी हमने डिस्कशन कर रखा है। कीर्तिवर्मन, गोविंद चंद्र, विशाल देव, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें। इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली को संस्थागत दर्जा प्रदान किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान एकता प्रणाली वेतन पर आधारित थी। शुरुआत में एकता प्रणाली वंशानुगत थी। एकता प्रणाली गुलाम वंश के तहत सल्तनत प्रशासन का मुख्य आधार बन गई थी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है। तो अगर हम बात करें इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली को संस्थागत दर्जा प्रदान किया गया था तो सही है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान एकता प्रणाली वेतन पर आधारित थी तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है शुरुआत में एकता प्रणाली वंशानुगत थी तो ये भी गलत है। एकता प्रणाली गुलाम वंश के तहत सल्तनत प्रशासन का मुख्य आधार बन गई थी तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा सही होना चाहिए। देखते हैं कौन से विकल्प। तो दोस्तों निम्न पर विचार करना था। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो पहला और चौथा सही है तो कौन से विकल्प में दे रहा है? ए विकल्प में आपका उत्तर दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बादशाह नम का लेखक था? जहांगीर, लेनायत खान, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, अब्दुल हमीद लाहौरी। निम्नलिखित में से बादशाह नमः का लेखक कौन था? जहांगीर, लेनायत खान, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो दोस्तों बादशाह नम तो ये लेनायत खान ने लिखा था। किसने लिखा था? लेनायत खान ने लिखा था दोस्तों। तो बादशाह नम का लेखक कौन है? लेनायत खान। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? जहांगीरनामा, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ऐतिहासिक लेखक और अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक थे। पर यहाँ पे पूछ रहा है बादशाह नमा के लेखक कौन थे? तो लेनायत खान थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सफलता की ओर कूच किया तो निर्गुण निम्नलिखित में से किसके अधीन था? जय सिंध, दाहिर, बजहरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सफलता की ओर कूच किया तो निर्गुण निम्नलिखित में से किसके अधीन था? जय सिंध, दाहिर, बजहरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सफलता की ओर कूच किया तो निर्गुण पर इसका अधिकार था वो दाहिर का शासन था। किसका था? दाहिर। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? तो 711 ईस्वी में किया था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने इस्लाम धर्म अपना लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में या फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के समय में? निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने इस्लाम धर्म अपना लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में या फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के समय में? तो प्यारे दोस्तों
हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने इस्लाम धर्म अपनाया था गियासुद्दीन तुगलक के समय में, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? राजनाथ, डिंडीमा द्वितीय, चट्टू विठलनाथ, पुरंदरदास, उपरोक्त में से कोई नहीं। कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? राजनाथ, डिंडीमा द्वितीय, चतु विठलनाथ, पुरंदरदास, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। उन्होंने भक्ति संगीत और काव्य के माध्यम से दक्षिण भारतीय संगीत की परंपरा को व्यवस्थित किया। तो यही सही हो जाएगा। और अन्य विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या है, पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत के जनक है पुरंदरदास। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विट्ठल स्वामी और हजारा स्वामी मंदिर किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में बनाए गए थे? विट्ठल स्वामी और हजारा स्वामी मंदिर किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में बनाए गए थे? हरिहर द्वितीय के समय में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में, या फिर देवराय द्वितीय के शासनकाल में? तो विट्ठल स्वामी और हजारा रामा स्वामी मंदिर किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में बनाए गए थे? प्यारे दोस्तों, ये जो विट्ठल स्वामी और हजारा स्वामी मंदिर है, ये धार्मिक भक्ति और वास्तुकला की उपलब्धियों का प्रतीक है। ठीक है। और ये जिसके शासनकाल में बनाए गए थे तो वो था कृष्णदेव राय। कौन था प्यारे दोस्तों? कृष्णदेव राय। यानी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1509 से लेकर के 1529 के बीच। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने शेरशाह सूरी को उसकी बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि दी थी? निम्नलिखित में किसने शेरशाह सूरी को उसकी बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि दी थी? मलिक मोहम्मद जैसी, बहार खान लोहानी, इस्लाम शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने शेरशाह सूरी को बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि दी थी? तो शेर खान की उपाधि देने वाले व्यक्ति थे बहार खान लोहानी। कौन थे? बहार खान लोहारी, बहार खान लोहानी। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शेरशाह सूरी का जन्म फ़ारसी मूल के बहार खान लोहानी के घर हुआ था। बहार खान लोहानी ने उन्हें उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए शेर खान की उपाधि दी थी। यह उपाधि बाद में उनका नाम शेरशाह सूरी के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह, फारूक शेर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में, हैदराबाद में और गुजरात के क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? मोहम्मद शाह ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह ने, या फारूक शेर ने? तो आपको बता दूं कि जिसने अनुमति दी थी वो मोहम्मद शाह था। कौन सम्राट था? मोहम्मद शाह। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मोहम्मद शाह ने अंग्रेज़ों को जो मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी वो 1719 से लेकर 1748 के बीच की बात है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अकबर के जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर के जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहादुर शाह प्रथम ने, रफ़ी उस दराजत ने, जहांदार शाह ने, या फिर रोशन अख्तर ने? रफ़ी उद दरजात होगा दोस्तों, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो बहादुर शाह प्रथम, रफ़ी उद दरजात, जहांदार शाह, रोशन अख्तर। तो अंबर के जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये विकल्प क्या है? बहादुर शाह प्रथम, रफ़ी उद दरजात, जहांदार शाह, रोशन अख्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो जयसिंह यानी अंबर बाद में जयपुर को मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने प्रदान की थी। यह उपाधि उनकी राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दी गई थी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? बहादुर शाह प्रथम।
तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान औरंगजेब के पोते निकुसियर ने विद्रोह किया और ख़ुद को आगरा में सम्राट के रूप में स्थापित किया था? फारूक शेयर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका सही उत्तर है फारूक शेयर। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्तों फारूक शेयर गलत लिखा हुआ है, ये होता है, क्या होता है दोस्तों, फारूक सियर होगा। ठीक है, फारूक सियर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान मुग़ल साम्राज्य पर पहली बार हमला किया था? रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय। तो अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान मुग़ल साम्राज्य पर पहली बार हमला किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने मुग़ल साम्राज्य पर पहली बार जब हमला किया तो मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल चल रहा था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय था वो 1719 से 1748 के बीच था। समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतापगढ़ का युद्ध शिवाजी और किनके बीच लड़ा गया था? अफजल खान, आदिल शाह, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय। प्रतापगढ़ का युद्ध शिवाजी और किनके बीच लड़ा गया था? प्रतापगढ़ का युद्ध प्यारे दोस्तों 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। शिवाजी और आदिल शाह के सेनापति अफजल खान के बीच लड़ा गया था। तो शाह तो दिया हुआ है शिवाजी और ये लड़ा गया था शिवाजी और अफजल खान के बीच। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मराठों के अधीन कारकुन थे? सैन्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, निरीक्षक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों इसका प्रश्न हम लोगों ने कल भी देखा था कि कौन मराठों के अधीन कारकुन थे, तो ये राजस्व अधिकारी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मराठों के अधीन कारकुन थे? तो राजस्व अधिकारी। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है, मुग़ल साम्राज्य के शाही घराने और शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी कौन था? वजीर, मीर बख्शी, मीर समन, वकील। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीर समन। क्या हो जाएगा, मीर समन। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा मुग़ल साम्राज्य में शाही घराने और शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो मीर समन होता था। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न कि मुग़लों के अधीन किसी प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था? बख्शी, दीवान, सदर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समझिए दोस्तों, मुग़लों के अधीन किसी प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था? बख्शी, दीवान, सदर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीवान प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था। कौन होता था दोस्तों? दीवान होता था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनका कार्य क्या था? भूमि कर का संग्रह करना, राजस्व प्रशासन, प्रांतीय वित्त मामलों की देखभाल। जबकि बख्शी क्या होते थे? सेना से संबंधित थे। सदर न्यायिक और धार्मिक मामलों से के प्रमुख होते थे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं पहले दोस्तों कि सुबह 11 बजे हमारा भूगोल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन चलता है। दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से और 8:05 पर रात में हमारा HC पे अध्ययन चलता है। ये तीनों ही क्लास बिल्कुल मिस न करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।